नमस्कार, मैं पर्वतारोही भावना डहरिया हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव तामिया, जो कि जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। पतालकोट, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे गहरी जगह है। जब मैं 7th क्लास में थी तब मेरी टीचर ने मुझे बताया कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और वहां पर जो विजेंद्री पाल मैम है उन्होंने क्लाइम किया है और वो इंडिया की फर्स्ट वुमन है जिन्होंने ऐसा किया है। तो मुझे इच्छा हुई कि मैं भी माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूं 7th क्लास में। और मैंने उन टीचर से पूछा कि अगर मुझे भी ये करना है तो क्या करना होगा। तो उस टाइम उनको ये पता नहीं था। उन्होंने कहा, भावना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो माउंट एवरेस्ट पर जाए, तो बस उसको ही बस में करने के लिए। और ऑब्वियसली बस की बात नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा चैलेंजिंग है, वहां पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो बस की बात तो नहीं है, लेकिन उसको बस में किया जा सकता है। उसके लिए जब मैंने पता किया मेरे पेरेंट्स से, टीचर से, तो किसी को भी उस जगह पर, क्योंकि वो बहुत ही छोटी जगह है जहां पर गाइडेंस की कमी होने के कारण मुझे बहुत लेट पता चला कि माउंटेनियर बनने के लिए क्या करना चाहिए। बट इतना पता था कि माउंटेनियर पहाड़ चढ़ते हैं। तो मैं जो तामिया में छोटे छोटे पहाड़ हैं जो मेरे गाँव में, उनको क्लाइम करने लगी और ये समझने लगी कि मैं एक माउंटेनियर हूँ। और जैसे जैसे मैंने हायर एजुकेशन किया, मैं 10th 11th, और जब मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हुआ, मुझे लगा कि मुझे फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, तो मैंने अपना एजुकेशन भी फिजिकल एजुकेशन चूज किया और BPEd और MPEd मैंने कंप्लीट किया। और मैं अभी राइट नाउ मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में एज अ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट काम कर रही हूँ मध्य प्रदेश में। तो इस एजुकेशन के साथ मैंने माउंटेनियरिंग के बारे में जानकारी इकट्ठी करी। मुझे पता चला कि अगर माउंटेनियर बनना है तो पहले हमको कोर्स करने होंगे। तो मैंने कोर्स किया, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, फिर उसमें अल्फा लेके आए, फिर एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, और अभी मैंने MOI भी कर लिया। MOI में अब मैं जो माउंटेनियर्स हैं, बिगनर हैं, उनको मैं ट्रेनिंग दे सकती हूँ। लेकिन कोर्सेज तो डन हो गए, मगर माउंट एवरेस्ट जो कि ड्रीम है 7th क्लास का, वो अभी कोर्स में पता चला कि अगर माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है तो आपको नेपाल गवर्नमेंट से परमिट चाहिए। उसका जो एक्सपेंडिचर वो काफी ज्यादा है, उसके लिए आपको वो फीस वहां पर देनी होती है। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी टीचर हैं, हम 4 बहन एक भाई हैं और मेरा नंबर 3rd है। और सारों का एजुकेशन प्लस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो मुझे ये चीज भी कराएं, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। तो फिर मैंने अपने आप को तैयार किया, और जब मैंने कोर्सेज किए तब पता चला कि बहुत सारे जो कॉर्पोरेट है वो फंड दे सकती है स्पोर्ट्स पर्सन को, गवर्नमेंट आपकी मदद कर सकती है। और मैंने सोचा कि अगर मध्य प्रदेश से किसी भी लेडी ने ये काम नहीं किया है और मैं अपना प्रपोजल लेके उनके पास जाऊंगी, तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे कि वाह तुम ये करना चाहती हो और एलिजिबल भी हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सब बोलते हैं ना कि आप तो फीमेल हो, आपको तो कोई भी सपोर्ट कर देगा, तो दिस इज दी ओनली कि वो एक बात है कि आप फीमेल हो, आपको कोई भी कर देगा, ऐसा नहीं होता है। एज अ फीमेल जब मैं किसी लीडर के घर के सामने तपती धूप में उनसे मिलने के लिए वेट करती रही, एज अ फीमेल मुझसे किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा, और आज वही लोग मुझे इनवाइट भी करते हैं। तो जो मेरी लाइफ में सिर्फ एक माउंट एवरेस्ट नहीं था, मेरी लाइफ में 2 एवरेस्ट थे। एक तो संघर्ष का एवरेस्ट और एक माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से ज्यादा कठिन मुझे संघर्ष का एवरेस्ट लगा, क्योंकि मैंने अपने आप को रेडी कर लिया एवरेस्ट में जाने के लिए। जो जो चीज मांगी जाती थी, कोर्स की होना चाहिए, 6000 मीटर की पीक क्लाइम की होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब मैंने किया। लेकिन एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण मैं एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर सकती थी। तो संघर्ष का एवरेस्ट ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझसे मिलने से लोग मना कर देते थे। कॉर्पोरेट, मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुका था, मैं मॉर्निंग आवर में कॉलेज जाती थी, वापस आती थी, अपना एक प्रोफाइल बनाया था, कॉर्पोरेट से मिलती थी, पॉलिटिशियन से मिलती थी, और उनसे जब ये बात कहती थी, सब लोग बहुत तारीफ करते थे कि वाह तुम बहुत अच्छा करना चाहती हो, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता था। और जब, जैसे मैंने आपको पतालकोट के बारे में बताया, पतालकोट जब मैं किसी से मिलने गई, उन्होंने कहा कि किसके रेफरेंस से आई हो। तो मैंने कहा कि मुझे लगा कि आप मेरी हेल्प करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। नेक्स्ट वीक मैं फिर उनसे मिलने गई, उन्होंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, हम करते हैं। तो किसके रेफरेंस से आई हो, और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया।
तब मैंने सोचा कि ये रेफरेंस वर्ड मुझे इतना हर्ट करने लगा कि एक दिन मैंने कहा ऐसा आएगा कि जब मुझे किसी को रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब मेरा नाम ही काफी होता है कि भावना डहरिया माउंटेनियर आ रही है, तो सबको पता है कि वही भावना डहरिया जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है कि आप क्या करना चाहते हैं और आपके अंदर क्या स्किल है, इसलिए वो आपको डिनाई करते हैं या आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने गलत चीज चूज कर ली है। लेकिन हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और हमारे अंदर क्या पावर है, मतलब हमारे अंदर क्या स्किल है। तो कभी ऐसा सबके साथ हो सकता है, यूथ के साथ ऐसा हो सकता है कि जो फील्ड उसने चूज करी है उसको लोग डिनाई करें, इसलिए क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को खुद जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक और जो जर्नी मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरे साथ मूवमेंट हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा मजाक उड़ाया गया कि देखो देखो पतालकोट की लड़की है, ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उसके लिए आप कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गए, लेकिन मैं जो मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। और उन 3 साल में मैं कंटिन्यू 10 किलोमीटर साइकिलिंग, 40 किलोमीटर रनिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और सारी चीजें जो मुझे करना चाहिए वो मैं सब करती थी। साथ में मैं पढ़ाई भी करती थी और स्पॉन्सरशिप के लिए भी ट्राई करती थी। बट 1 साल 2 साल गुजरते चले गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा साल होगा जब मुझे शायद सपोर्ट मिल जाए और मैं एवरेस्ट जाने के लिए शायद मैं फिजिकली रेडी ना हूं। तो बी प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करके रखें कि आपको पता नहीं आपको कब वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और आप शायद रेडी ही ना हो। तो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके रखें कि आप हमेशा रेडी हैं। आपने जो चूज किया, आपने जो एम डिसाइड किया, उसके लिए आप रेडी हैं। मुझे फिर 2019 में हमारी गवर्नमेंट के साइड से ही सपोर्ट मिला। मुझे नेपाल से कॉल आया कि भावना इस साल आप एवरेस्ट जा रही हैं, और मैं काफी खुश हुई। पहले मुझे डर भी लगा कि शायद ये फेक कॉल हो, बट नहीं, इट्स अ राइट कॉल। तो फिर मैं एवरेस्ट के लिए, तो संघर्ष का एवरेस्ट तो खत्म हो गया था, लेकिन अब एक्चुअल माउंट एवरेस्ट की बारी थी। वो माउंट एवरेस्ट जहां पर -45 का टेम्परेचर, एवलांचेस, क्रेवासेस और माउंटेन हैजार्ड जो हमको फेस करने, हैपो जैसी बीमारियां, एल्टीट्यूड के कारण बहुत सारी चीजें का फेस करना, ये सब मेरे सामने था। लेकिन मैंने अपने आप को पहले से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर किया था। लेकिन सभी कहते हैं कि एवरेस्ट से हर कोई वापस भी नहीं आता है, तो आई एम द लकी वन कि मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और मैं सेफली गई भी हूँ और वापस भी आई हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलने लगी और हम काठमांडू से बेस कैंप पहुंचे। बेस कैंप से कैंप, एक्चुअल में ये पूरा जो टाइम पीरियड होता है वो 45-46 डेज का होता है, जब एवरेस्ट क्लाइंब करने में टाइम लगता है। तो पहले बॉडी एक्मेटाइजेशन के लिए हम रोटेशन करते हैं। एक्मेटाइजेशन मतलब उस वातावरण में ढालने के लिए, जैसे आपने जो भी एम डिसाइड किया है उसके लिए आपको उसमें ढलना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद आप वो बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही माउंटेन में बॉडी एक्मेटाइजेशन के लिए रोटेशन करते हैं। पहले कैंप 1 जाते हैं, कैंप 2 जाते हैं, फिर वापस बेस कैंप आते हैं, फिर बिलो कैंप 3 तक जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन है, जहां तक ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद हमारी एक डेट डिसाइड होती है, वहां पर 180 की स्पीड में भी हवा चलती है। तो हमको उस वेदर रिपोर्ट, वेदर कास्ट हमको हमेशा देखते रहना होता है कि किस डे पर हम टॉप पर पहुंच सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा डेट डिसाइड होता है नीचे से, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बेस कैंप से कैंप 1 के लिए जाते हैं। और जो आइस कुंभो फॉल ग्लेशियर, आपने सुना होगा कि जो एवरेस्ट का ग्लेशियर है वो आइस कुंभो फॉल ग्लेशियर इसलिए है क्योंकि जब उसमें सनलाइट आता है और वो मेल्ट कर रहा हुआ है, तो जो बड़ी बड़ी आइस वॉलें हैं वो कई बार गिर भी जाती हैं। तो हमको रात में क्लाइंब करना होता है। तो वॉल को चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं। फिर उसके बाद हम कैंप 1 पहुंचते हैं। फिर कैंप 1 के बाद 2 के लिए एल्टीट्यूड गेनिंग है। फिर उसके बाद ऐसा चढ़ना उतरने नहीं, सीधे चढ़ना है। तो चढ़ना स्टार्ट किया, कैंप 2 पहुंचे, फिर कैंप 3 पहुंचे। कैंप 3 से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना होता है क्योंकि उसके बाद वहां पर माइनर ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाती है। और हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और हम क्लाइंब करने लगे। जुमात एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो फिक्स रोप होती है, उसमें हम उसको फंसाते हैं और बॉडी वेट पुल करते हुए ऊपर क्लाइंब करते हैं।
एक जगह क्लाइंब कर रहे थे और सब एक के पीछे एक है, सबके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, मास्क लगा हुआ है, तो ज्यादा बात भी नहीं कर सकते और बात करेंगे भी कैसे, क्योंकि हम क्लाइंब कर रहे हैं और हमको हमारी एनर्जी बचा कर रखनी होती है। और जब भी हम रुकते हैं तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट हम जिस चीज के लिए भी रुके, पानी पीने के लिए या थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो वो हमको करें, क्योंकि हम माइनस टेम्परेचर में अगर हम ज्यादा देर रुकेंगे तो हमारे को फ्रोजन बाइट, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जमने लगेगा और हम फ्रोज भी हो जाएंगे और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हम ज्यादा देर रुक भी नहीं सकते। हमने क्लाइंब करा, फिर एक कैंप 3 से ऊपर ही के साइड एक जो जुमार है वो उस लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। जब जैसे ही मैं उस जगह तक पहुंची तो मैंने देखा कि हम जिस रोप से क्लाइंब कर रहे हैं उसी ही रोप पर एक डेड बॉडी बंधी हुई है और उस डेड बॉडी को देखकर मैं काफी डर गई। और जब मेरा जैसी मतलब एक ने क्रॉस कर लिया, फिर मुझे क्रॉस करना है और मैं जैसी उस डेड बॉडी, और वो भी लकी है बिकॉज हर किसी की डेड बॉडी भी वहां से वापस नहीं आती है, उसके लिए भी नेपाल गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा क्लॉज हैं जो हमको करने पड़ते हैं। तो मैंने तो ऐसा कोई नहीं किया था, क्योंकि अगर मेरी डेथ हो जाए तो मैं मतलब वो मेरे अंदर हैसियत नहीं है कि मैं अपनी डेड बॉडी भी वापस बुलवा सकूं। अगर मेरी गवर्नमेंट ने चाहा तो शायद बुलवा ले, मगर मैंने उसमें साइन नहीं किया था और बट डेथ के लिए किया था। तो जैसे ही वो डेड बॉडी आई और मैंने अपना जो जुमार इक्विपमेंट है, उसकी खास बात ये कि सिर्फ वो ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाता है फिर लॉक हो जाता है, तो मैंने उस जुमार को उस डेड बॉडी के आगे लगाना था क्योंकि नॉट में वो फंस जाएगा। तो उस डेड बॉडी के आगे वाली रोप में मैंने जुमार लगाया, एंकर लगाया और उस डेड बॉडी के ऊपर हाथ रख के अपने पैर को क्रॉस किया। और क्रॉस करते ही बहुत ज्यादा पसीना सा छूट गया, मतलब डर के कारण। और फिर मैंने बस प्रे किया कि मुझे इतना अवेयर रखना है अपने आप को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एल्टीट्यूड में जाते हैं ना तो ब्रेन काम भी करना बंद कर देता है, हमको समझ में नहीं आता कि हमको कैसा स्टेप लेना। तो वो क्रॉस करके हम कैंप 4 पहुंचे। कैंप 4 को डेथ जोन बोलते हैं। डेथ जोन उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन भी है तो भी आपकी डेथ हो सकती है। तो डेथ जोन पहुंचे, फिर उसके बाद वहां पर हमने जो भी थोड़ा बहुत रेस्ट करना था। कैंप 4 से टॉप के लिए मिनिमम 14 to 15 आवर लगते हैं टॉप पर पहुंचने के लिए। हमारी प्रिपरेशन करी हमने और 8:30 बजे करीब हमने क्लाइंब करना स्टार्ट किया। हेड टॉर्च, ये सब रात का सिनेरियो चल रहा है, हेड टॉर्च लिया, सब एक के पीछे क्लाइंब करने लगे। और काफी टाइम बाद जहाँ से शायद मे बी सिर्फ 400 मीटर एवरेज बचा था, बालकनी एक जगह आती है जहां पर हमको हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करना था। और मैं अपना रेगुलेटर मैंने खोला और जैसे ही मैंने दूसरे सिलेंडर में अपना रेगुलेटर लगाया वो लीक करने लगा और मैं काफी परेशान हो गई कि ये लीक क्यों कर रहा है। मैंने उसको ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, ठीक नहीं हुआ। मेरे साथ मेरा शेरपा था। शेरपा वो होते हैं जो हमको क्लाइंब करने में मदद करते हैं और वो बॉर्न टू बी मतलब बिलो बेस कैंप होते हैं, तो वो काफी मतलब यूज टू क्लाइमेट और काफी एनर्जी उनके अंदर होती है, तो वो हमको हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में। लेकिन क्लाइंब आपको अपने पैर से ही करना होता है। तो उसने भी ट्राई किया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर जहां पर हम 1 मिनट भी रुकना सोचते हैं कि नहीं रुकें, उस जगह पर मैंने 1.5 घंटे बिताए। उस 1.5 घंटे में मुझे अपने आप को फ्रोज होने से भी बचाना था, तो मैं अपनी बॉडी को कंटिन्यू मूवमेंट में रख रही थी, अपना रेगुलेटर भी ठीक करना था, ब्रीथ भी करना था। तो 1.5 घंटे बीत गए, सारी चीजें कंटिन्यू कर रही हूँ, मगर मेरा रेगुलेटर ठीक नहीं हुआ। और मेरे शेरपा ने कहा कि भावना अब हम ऊपर नहीं जा सकते, हमको नीचे जाना होगा। और मैं बहुत ही मतलब मैं उसको कोई रिप्लाई देने के उसमें ही नहीं रही। मुझे वो पूरे 7th क्लास से लेके संघर्ष का एवरेस्ट मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और मैंने सोचा कि अगर आज मैं नीचे नहीं ऊपर नहीं गई तो शायद ही कभी इस जगह पर आ जाऊंगी। मगर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो यंग एज है वो क्या करते हैं कि जब उनका कोई एग्जाम होता है और वो फेल हो जाते हैं, और वो क्यों फेल होते हैं? उनकी प्रैक्टिस के कारण, क्योंकि उनका एक सिलेबस होता है। जैसे मैं कहूंगी कि मेरी ट्रेनिंग में मैंने अपना 100% दिया है, तभी मैं एवरेस्ट में जा पाई हूँ। मुझे पता है कि अगर कोई सिचुएशन आएगी तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी। उनका सिलेबस होता है, वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, अपनी ट्रेनिंग में अपना 100% नहीं देते हैं और किसी कारणवश वो फेल हो जाते हैं। और फेल होने के कारण दोष देते हैं किसी और को कि शायद पेपर कठिन आया था, ये हुआ था, वो हुआ था।
लेकिन अपनी ट्रेनिंग को दोष नहीं देते और गलत कदम उठाते हैं, और उनके कारण उनकी फैमिली, उनका समाज और सबको उसको फेस करना होता है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि एग्जाम तो वही है, जैसे हमारे को सिखाया जाता है, अगर माउंटेन वही है, अगर आप जिंदा रहे तो आप दोबारा क्लाइंब कर लोगे, लेकिन अगर आपने गलत कदम उठा लिया तो जैसे आपने कहा नहीं नहीं हम तो क्लाइंब करेंगे, भलाई आपकी प्रिपरेशन है या नहीं है, तो आपकी डेथ हो जाएगी और आप दोबारा कभी उस जगह पे नहीं आ पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन यंग एजेस से कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को किसी बड़े अचीवमेंट के लिए, वो ऐसे कदम ना उठाएं जिसके कारण आपकी फैमिली भी उसके लिए मतलब जिम्मेदार हो कि यार हमने शायद अच्छे से बच्चे को नहीं पढ़ाया। तो आपका एग्जाम इस साल अगर आप नहीं क्रैक कर पाया तो नेक्स्ट ईयर आप जरूर कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप अपनी ट्रेनिंग में 100% देंगे, और आपने नहीं किया है इसका मतलब आपने अपनी ट्रेनिंग में 100% अपना नहीं दिया। मैंने शेरपा से कहा कि मैं कैसे क्लाइंब करूंगी, उसने कहा कि मतलब डाउन जाऊंगी, तो उसने कहा कि आप मेरा रेगुलेटर ले लें, जैसे मैंने आपको बताया वो काफी स्ट्रांग होते हैं, बोले मैं आपके लीकेज वाले को मैनेज करूंगा। उनका ओके, मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे आपका ही रेगुलेटर लेना है तो मैं क्यों नीचे जाऊं, मैं ऊपर जाऊंगी। और क्यों जाऊंगी? बिकॉज मुझे मेरी ट्रेनिंग पे भरोसा है। मैंने उससे अपना रेगुलेटर एक्सचेंज किया और मैंने कहा कि अब मैं ऊपर जाऊंगी। मैंने क्लाइंब करना स्टार्ट किया अकेले, और जब मैं क्लाइंब कर रही थी और मैंने क्योंकि ऑक्सीजन कम हो चुकी है मेरे पास, तो मैंने अपना जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो डाउन कर लिया है, 2 पे कर लिया। जनरली 4 और 3 का प्रेशर रखते हैं, तो मुझे ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं ब्रीथ कर धीरे धीरे क्लाइंब कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने मेरे से एक दल का जो शेरपा था वो क्रॉस कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि प्लीज आप मेरे रेगुलेटर का प्रेशर थोड़ा बढ़ा देंगे। तो उसने कहा वेयर योर शेरपा, और मेरी आंखों से आंसू आ गए, और मैं माइनस टेम्परेचर में हूँ तो मैं अपने आंसुओं को ऐसे निकाल रही हूँ क्योंकि वो फ्रोज हो रहे हैं। तो जब हम एग्जाम में होते हैं ना, तो हम अकेले ही होते हैं, तो अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब बुरे लोग मिलते हैं तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, और मैंने फिर दूसरे दल के किसी से बोला कि प्लीज मेरा ओके, क्योंकि अगर मैं खुद करूंगी तो मुझे काफी एनर्जी के साथ रक्षक भी उतारना पड़ेगा, फिर रेगुलेटर का वो मीटर देखना पड़ेगा, सारी चीजें। लेकिन अगर कोई खड़े तो वो ईजी कर सकता है। तो ये सब किया। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट एवरेस्ट में पहुंचने वाली थी, और मैंने पीछे पलट कर देखा कि मेरा शेरपा मेरे पीछे आ रहा था। और जब हम किसी भी एम को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे एक शेडो होती है, वो आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको हर बार सपोर्ट करते हैं, चाहे आपने कोई भी फील्ड चूज करी हो। एक जो इंसान आपके साथ होता है वो आपके पेरेंट्स जो कि सपोर्ट करते हैं। मैंने पीछे पलट के जैसे ही देखा तो एक्चुअल मुझे वही फीलिंग आई कि जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे आ रहे हैं, और मैं एवरेस्ट टॉप पर पहुंच गई। और एवरेस्ट टॉप पर पहुंचकर मैंने इतनी कंट्रियां घूमी हैं, मैंने किसी भी फ्लैग में वो पावर नहीं देखी जो हमारे इंडिया फ्लैग में है। मैंने जैसे ही उसको निकाला और भारत माता की जय बोली, और जैसे ही मेरा जितना भी एग्जर्शन था वो वहीं पर सब खत्म सा हो गया। मैं बहुत एनर्जेटिक फील करने लगी उस इंडिया फ्लैग को देख के, और फिर मैंने टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आज मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुकी थी। 22 मई 2019 का ये की सुबह थी ये, और मैं ये फील कर रही थी कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे। लेकिन सिर्फ एक अचीवमेंट के बाद किसी वुमन को रुक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने एक बड़ा अचीवमेंट किया है तो अब आपको और भी चीजें करते रहना चाहिए। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद क्योंकि घर में बेटी होने के बाद की पेरेंट्स कह रही बेटियों की शादी कर दो जल्दी, और सिर्फ मेरे घर वाले इसलिए रुके हुए थे क्योंकि मैं उनसे ये कहती थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर एवरेस्ट क्लाइंब हो जाएगा तो शादी कर लोगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर लूंगी, बट मगर टाइम दो मुझे, मैं एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ। और जब आप अपने पेरेंट्स को विश्वास दिला देते हैं ना कुछ चीज करने का, तो वो आपको काफी सपोर्ट करते हैं और आपके ड्रीम को अचीव करने में एक बहुत बड़ा योगदान उनका होता है। लॉकडाउन हुआ, शादी की बात वापस से चलने लगी कि अब तो एवरेस्ट क्लाइंब हो गया। लॉकडाउन में मेरी शादी हुई और फिर मेरी बेटी भी हुई, और लेकिन मेरा जो एम था वो नहीं रुका। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं 7 कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक है मैं उनको क्लाइंब करूंगी। और मैंने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और
यूरोप कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन क्लाइम किया। बिफोर मैरिज मैंने क्लाइम किया एवरेस्ट और अफ्रीका की हाईएस्ट पीक। और इन सब में एक खास बात भी है, जब मैंने अफ्रीका की पीक क्लाइम करी उस दिन, उस साल पे यहाँ पर इंडिया में दिवाली का त्यौहार था, और दिवाली के त्यौहार को मैंने अफ्रीका के हाईएस्ट पीक पे सेलिब्रेट किया और हमारे कल्चर को स्प्रेड किया। ऐसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया में होली का फेस्टिवल के दिन मैंने क्लाइम किया और हमारे कल्चर को स्प्रेड किया, और ये नोटिस किया कि बाहर की कंट्रियां हमारे फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और ये सोचकर मुझे काफ़ी प्राउड फील भी हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने क्लाइम किया शादी के बाद यूरोप कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन, जब मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ 15 महीने की थी। और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था और उसके लिए भी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एक्सपीडिशन करने से मना किया था, और फिर भी मैंने अपने आप को चैलेंज देकर, अपनी ट्रेनिंग में 100% देकर अपने आप को रेडी किया उस माउंटेन में जाने के लिए। और ये मैंने किया 15 अगस्त, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव सिर्फ भारत देश में मन रहा था। मैंने भारत देश से बाहर जाकर भी अपने तिरंगे और अपने जो स्वतंत्रता दिवस को वहां पर जाके सेलिब्रेट किया। और मेरे लिए और इम्पॉर्टेंट और ये हो गया क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट का जो माउंट एल्ब्रस वेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है और ईस्ट उसका सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है, और दोनों आजू बाजू में है। तो हमने डिसाइड किया कि अगर हम इतनी दूर आए हैं तो क्यों हम एक पीक क्लाइम करें, हम 2 पीक क्लाइम करेंगे। और 2 पीक 24 घंटे के अंदर मैंने दोनों क्लाइम करी, हमारे पूरे टीम ने दोनों पीक क्लाइम करी। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा था क्योंकि मेरा आफ्टर डिलीवरी ये पहला एक्सपीडिशन था, और डॉक्टर ने मुझे कहा था बिल्कुल एक्सर्शन नहीं लेना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। लेकिन जब मैंने माउंटेन को देखा तो मैं पागल हो गई, और मैंने कहा मुझे करना है। लेकिन सेफ्टी के साथ मैंने जो मेरी ट्रेनिंग की है, मुझे कैसे स्टेप लेना चाहिए, कैसे क्लाइम करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। तो इस जो वुमन है अपनी लाइफ में जब या फैमिली पर्सन हो जाती है, वो अपने बच्चे हो जाते हैं, तो वो ये सोचती है कि शायद अब मेरा जो कैरियर है वो यहीं स्टॉप हो जाना चाहिए, मुझे इनका कैरियर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप दोनों को मैनेज करते हुए अपने कैरियर को भी कंटिन्यू रख सकती हैं जैसे मैंने रखा है, और अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर सकती हैं अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो मैंने ये क्लाइम किया। और उसके बाद अब मेरा जो ड्रीम है, जो अकांकागुआ, और अकांकागुआ में भी मैं गई थी जब यूरोप से पहले, दिसंबर की बात है, मैंने क्लाइम किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप किसी माउंटेन में जा रहे हैं तो हर माउंटेन को आप, जैसे मैंने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया तो आप हर माउंटेन को क्लाइम कर सकते हैं। हर एक माउंटेन का अपना अपना चैलेंज होता है, और उसकी जैसे स्पेसिफिक ओशन है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, उसके कारण वेदर खराब हो गया और मैं वो क्लाइम नहीं कर पाई और मुझे वापस आना पड़ा। और अब मेरा नेक्स्ट है कि मैं कभी दोबारा वहाँ पर जाऊँ, और अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिंली, उसको भी मुझे क्लाइम करना है। तो आप स्टॉप ना करें, जो भी आपका एम है, जो भी आपका पैशन है, उसको आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप अपने देश को अचीवमेंट्स भी देंगे, प्लस आप अपने आप को ग्रो भी करेंगे। थैंक यू सो मच।